फ्रेंड्स, वेलकम माय सेल्फ नीतू। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है हमारा पर्यावरण पोल्यूशन। यहाँ ये बात अलग है कि बहुत सारे आपको वीडियो जो है वो हमारे इन्वायरमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड मिल जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डीप जो होता है उसके बारे में बताया हुआ है। जैसे आपका बहुत सारे पोल्यूशन, आपके बहुत सारे टाइप के पोल्यूशंस होते हैं, तो उनमें भी कई टाइप पाए जाते हैं, तो उन टाइप्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा पर्यावरण क्या होता है, हमारा पर्यावरण पोल्यूशन क्या होता है। इसके डेफिनेशंस भी आपको इस टॉपिक में मिल जाएंगी। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, और उन टाइप्स के अंदर भी कौन कौन से टाइप्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर कराएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक नॉर्मल टॉपिक लगता है कि ये बहुत ही घिसा पिटा है, जो कि हम अपने तीसरी या चौथी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपको बड़े क्लास में ये टॉपिक दिया जाता है तो वही जानकारी नहीं पढ़ाई जाती है जो आप जो है थर्ड या फोर्थ क्लास में पढ़ के आए हो। नहीं, आपको फिर हाई लेवल का इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो होता है उसके बारे में स्टडी कराई जाती है, ठीक है। तो आज हम टॉपिक जो कवर करेंगे, आप देख सकते हो, हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कह लो या फिर इन्वायरमेंट पोल्यूशन, आपको जो मर्जी लगे, ठीक है, वो बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं वो इसके अर्थ की बात करते हैं कि हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण है वो होता क्या है, यानी कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या होता है। तो इसमें लिखा है कि पर्यावरण प्रदूषण का प्रत्यक्ष संबंध विभिन्न मानवीय क्रियाओं और औद्योगिक विकास से जुड़ा होता है। देखो, सिंपल सी बात है, इन्होंने कहा है कि जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है ना, वो मनुष्य की जो क्रियाएं होती हैं, जो मनुष्य दिन भर में काम करता है, जो उद्योगों का विकास कंटिन्यू करता जा रहा है ना, उससे संबंधित होता है हमारा पर्यावरण प्रदूषण। मनुष्य अपनी बुनियादी एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति और संतुष्टि हेतु, मतलब सिंपल सी बुनियादी आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? बुनियादी, इसमें रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीजें हर मनुष्य की बुनियादी जरूरतें होती हैं। तो इनको पूरा करने के लिए और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जिन गतिविधियों को वो पूरा करता है, वे पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य सोर्स होती हैं, मुख्य स्रोत होती हैं। एक सीमा तक प्राकृतिक पर्यावरण मनुष्य द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रदूषकों को अवशोषित कर उन्हें उपयोगी तत्वों में रूपांतरित कर देता है। कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण, जो प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है अपना, तो मनुष्य क्या करता है कि पर्यावरण की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका प्रयोग करके अपने लिए चीजें वो बनाता है, और इससे प्रदूषकों की मात्रा कितनी विरल या कम हो जाती है कि वे मानवीय स्वास्थ्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से घातक नहीं रहते। मतलब ये कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य प्रकृति से लेता है, जो कि फायदेमंद भी होती हैं, क्योंकि आपको एक चेन का पता होता है। जैसे फूड चेन की बात करते हैं, और हमारे हमारे एक हमारा हम जो ह्यूमंस होते हैं, हमारी भी एक चेन होती है। सबसे पहले हम अपने माँ के गर्भ में होते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर बाल्यावस्था में जाते हैं, फिर हम लोग जवान होते हैं, फिर अधेड़ उम्र में आते हैं, फिर बूढ़े होते हैं। तो हर चीज की एक चेन होती है, एक प्रोसेस होती है। तो वैसे ही हमारे पर्यावरण की भी कुछ प्रोसेस होती है। मतलब ये है कि मनुष्य कुछ ऐसी चीजों का उपयोग करता है हमारे पर्यावरण में से जो पर्यावरण और हमारे लिए, दोनों के लिए सही है। लेकिन क्या है कि माफ कीजिएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। लेकिन जब मनुष्य द्वारा प्रदूषण की जो मात्रा होती है, मनुष्य के द्वारा प्रदूषण की जो मात्रा होती है, वो जब एक सीमा से ज्यादा हो जाती है, यानी मनुष्य प्रकृति से एक सीमा से, यानी कि एक लिमिट, जो एक लिमिट होती है, किसी भी चीज की लिमिट होती है, तो मनुष्य जब लिमिट से ज्यादा प्रकृति से ले लेता है तो वो क्या करती है, वो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसान बनना शुरू हो जाता है। विश्वव्यापी स्तर पर बढ़ते औद्योगिकरण, नगरीकरण, आपको पता है कितने सारे उद्योग लग रहे हैं, कितने शहर बन रहे हैं, कितनी ज्यादा कृषि की जा रही है, कितना पशुपालन हो रहा है, कितना उत्खनन, मतलब खनन हो रहा है, जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं उनको मिट्टी में से कुरेद के खोद कर बड़ी बड़ी मशीनों से निकाला जाता है। पर्यावरण ऊर्जा जो हम उनको बनाते हैं, अन्य बहुत सारी सी चीजें होती हैं जो कि पर्यावरण को पोल्यूशन करने में अपना अहम रोल जो है हमको प्ले कर रही हैं, ठीक है। देखिए, सिर्फ लिखा हुआ ही मैं यहाँ पर आपके लिए रीड करके नहीं जा रही हूँ, जितनी सिंपल भाषा में आपको समझा सकती हूँ उतना बहुत ही आपके लिए सही रहेगा। अब इसमें लिखा है कि हम डेफिनेशंस की बात करते हैं कि जो पर्यावरण पोल्यूशन है उससे रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं हमारे सामने रखी हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले जो डेफिनेशन दे रखी है वो गिलपिन ने दे रखी है, वो भी 1976 में। उन्होंने कहा है बेकार, बेकार को हम लोग वेस्ट बोलते हैं, तो इसमें लिखा है उन्होंने बेकार यानी कि वेस्ट या पदार्थों के ऐसे निस्तारण ठीक है, निक्षेपण या संग्रह से पर्यावरण के किसी भी भाग में भौतिक, ऊष्मीय, प्राण शास्त्रीय, रेडियोधर्मी गुणों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब पता है? प्रत्यक्ष वो चीज होती है जो हमारे सामने होती है, और अप्रत्यक्ष वो चीज होती है जो हमारे सामने नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें बोल के रखा है कि प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष बदलाव प्रदूषण है। इसमें लिखा है तो पर्यावरण के किसी लाभकारी उपयोग को विपरीत ढंग से प्रभावित करता है, ऐसी स्थिति पैदा करता है जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि यूनिवर्सल जो हेल्थ होती है, जो सुरक्षा कल्याण होता है, जानवर है, चिड़िया है, वन्य जीव है, मछली है, जलीय जीवन है, और यहाँ तक कि पेड़ पौधे, उनके लिए भी हानिकारक साबित होता है। आपको पता है बहुत सारे लिविंग थिंग्स हमारे सोसाइटी में पाए जाते हैं, पेड़ पौधे हो गए, मछली, ये सब पता है। पेड़ पौधे भी जिंदा होते हैं क्योंकि वो बढ़ते रहते हैं कंटिन्यू। ठीक है, अब उसकी डाली को काट दे तो फिर भी थोड़ी सी किल्ली से उसमें निकल आती है हरी हरी, और फिर वो एक पेड़ का रूप धारण कर लेती है। तो जो भी चीज बढ़ती है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो हमारी जीवी है यानी कि जीवित है। ठीक है, देखिए मैं सिंपल सी आपको यहाँ पे बात बता दूं कि जो डेफिनेशंस होती हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी विद्वान उस डेफिनेशन को अपनी जिस भाषा में लिख के गया है ना, हमको उसी भाषा में उस डेफिनेशन को याद करना पड़ता है। हम उसे अपने सिंपल शब्दों में याद तो जरूर कर सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात आती है, जो 2 लाइनें आप देखने वाले हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कोई इसमें कंप्लीट करवाता होगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस को मैंने भी देखा यूट्यूब पे, वो सिंपल सा ही पढ़ा के चले जाते हैं कि ये जी ये होता है, जी वो होता है। लेकिन मैंने आपको इसमें देखो, आप देख सकते हो धाराएं भी आपको इसमें ऐड कराई गई हैं, कि धाराएं भी हमारे संविधान में पॉल्यूशन को लेकर ऐड की गई हैं। ठीक है, तो ये है कि भारत में सन 1976 में एक 42वां संशोधन हुआ था, जिसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी हमारे संविधान में पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए थे। ठीक है, यानी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी धाराएं हैं। हमको ऐसा लगता है कि कानून से, न्याय से संबंधित धाराएं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सोसाइटी में हमारे संविधान में हमारे पर्यावरण से संबंधित भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। जैसे पहली धारा है हमारी, ठीक है, पहली धारा हमारी आती है 48A। इसके तहत क्या है कि पर्यावरण, जो धारा 48A बनाई गई है, वो पर्यावरण के सुधार और संरक्षण के लिए और देश के जो वन हैं, जो वन्य जीवन है, उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगा। यानी कि धारा 48A के का ये कर्तव्य बनता है कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करे, उसका संरक्षण करे, और देश के जितने भी वन हैं, जितने भी वन्य जीवन हैं, वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करने का ये काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी धारा आती है वो है हमारी धारा 51A। ठीक है, धारा 51A जी भी साथ में लिखा हुआ है, क्योंकि धारा 51 तो हमारे और भी कई चीज़ों से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर 51A जी भी लिखा हुआ है, तो ये भी देखना आप ध्यान से। तो धारा 51 के तहत उन्होंने बोला है कि देश के हर नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो इसके प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें इसके वन आते हैं, झीलें आती हैं, नदियाँ आते हैं, अन्य चीज़ें और भी शामिल होती हैं, उनकी रक्षा करेगा, उनमें सुधार करेगा, और हर प्रकार के जीव के प्रति संवेदनशील होगा। यानी किसी भी छोटे से छोटे चींटी भी क्यों ना होना, हर जीव के प्रति उसका एक संवेदनशील, प्यार भरा जो एक बिहेव होता है वो रहेगा। ये ह्यूमंस को कहा है। धारा 48 तो उन्होंने बोल के रखा है सुरक्षा करनी है, और धारा 51A जी के तहत हम नागरिकों को भी बोला है कि तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम उनको कैसे रखोगे, उनको, उनके प्रति दया का भाव भी तुम लोग रखोगे। उसके बाद है कि वही लिख रखा है कि ये जो बीच का मटेरियल है, मुझे लगता है कि हमें इसको देखने की या स्टडी करने की जरूरत है, तो आप इसको काट भी सकते हो। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है हमारा फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या है, हमारे पर्यावरण से संबंधित भी कुछ फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। आपने आज तक सिर्फ टाइप्स को ही पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको फैक्टर्स भी बता रही हूँ कि फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से कारक होते हैं। तो पहला जो इन्होंने बोल के रखा है कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है, उसको हम विभिन्न भागों में, यानी साफ तौर पर बात कहें तो हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला जो भाग है वो है हमारा प्राकृतिक प्रदूषक।
ठीक है, याद रखिएगा। पहला जो है वो प्राकृतिक है और जो दूसरा है हमारा वो है हमारा मनुष्यगत। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वो है हमारा प्राकृतिक प्रदूषक यानी कि नेचुरल पोल्यूटेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल पोल्यूटेंट क्या होता है, आपको वैसे नेचुरल से समझ में आ रहा होगा। नेचुरल यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं हमारे समाज में वो प्रकृति के द्वारा होती हैं, और मनुष्यगत में क्या होता है, मैन मेड पोल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग इसमें शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक प्रदूषक की। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक प्रदूषक होता क्या है। तो इसमें लिखा है कि प्रकृति द्वारा ऐसे पदार्थ, यानी इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक प्रदूषक को नॉर्मल भाषा में समझाऊँ ना तो प्रकृति में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि प्रकृति को ही पॉल्यूटेड जो है वो करती है। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जब उसको मैं पढ़ाऊँगी ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट जरूर कीजिएगा। तो इसमें लिखा है कि प्रकृति द्वारा ऐसे पदार्थ जो अति मात्रा में पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं उनको प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं। और ये पदार्थ देखो इन्होंने बोले हैं कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, अब ये जो पदार्थ होते हैं ना ये ठोस, द्रव और गैसीय, इन तीनों जो स्टेज होती है इन तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। ठोस भी हो सकते हैं, तेल के रूप में भी हो सकते हैं और द्रव्य भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कि वायु पोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण की बात करें तो हमारी प्रकृति में ओजोन है, सोडियम क्लोराइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे बहुत सारी गैसें निकलती हैं, जंगली आग उत्पन्न हो जाती है। और जंगली आग से जो, जैसे आपको पता है जब हमारा ज्वालामुखी फटता है तो उससे बहुत ही जहरीली गैसें निकलती हैं। अब ज्वालामुखी मैन ने तो बनाया नहीं है, वो प्रकृति ने खुद ही बनाया हुआ है। जंगल में कभी आग लग जाती है, अब वो किसी भी तरह से लग जाए हमको नहीं जानते, लेकिन जंगली आग से जो गैसें उत्पन्न होती हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जीवाणु, विषाणु, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमारे जो वायु है उसको पॉल्यूशन करती है, उसको ख़राब करती है, उसको गंदा करती है। ठीक है, अब हम देखो मैन मेड की, देखिए मैन मेड की बात करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगी कि मैन मेड में हम कैसे वायु को करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि प्रकृति खुद हमारी वायु को कैसे प्रदूषित कर रही है। सारा कसूर मैन का ही नहीं है, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट की हम बात करें तो वो उन्होंने बोल रखा है कि जल को देख लो। मैंने भी आपको वायु को समझाया कि वायु को कैसे प्रकृति पॉल्यूट करती है। अब देखो क्या लिखा है कि जल को अशुद्ध एवं खारा बनाने में अनेक प्रकार के, यानी पानी जो होता है, पानी को कौन करता है, बहुत प्रकार के खनिज लवण होते हैं। कोयले की खानों से बहने वाली अम्लीय जल होता है, गाद होती है, वनस्पतियाँ होती हैं, कीचड़ होता है। ये भी हमारे ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें हमारे पानी को ख़राब करती हैं और ये नेचुरल चीज़ें हैं, मनुष्य का इसमें कोई हाथ नहीं है। उसके बाद हम बात करें इसमें मिट्टी की बात करते हैं। अब मिट्टी को कौन है, खनिज एवं धर्मी पदार्थ भूमि को प्रदूषित करते हैं। ये भी है, मतलब इतने सारे पोल्यूशन तो हमारी प्रकृति भी करती है। हम सिर्फ हमेशा सीधा मैन को दोष देने लग जाते हैं कि देखो, आपने हमेशा यही पढ़ा होगा कि हमेशा ही ये चीज़ देखने को मिली होगी कि आप सीधा ही शुरू हो जाते हो कि ये पोल्यूशन है, मनुष्य ऐसे हवाई जहाज चला रहा है, ऐसे वो कर रहा है। ऐसा नहीं है भाई, कुछ रोल खुद का प्रकृति का भी है, खुद को ही पॉल्यूट करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है हमारा मैन मेड पॉल्यूटेंट। अब हम बात करते हैं, अब इसमें कह सकते हो कि जितना भी पोल्यूशन हमारा होता है हमारे पर्यावरण में वो मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। तो उसमें लिखा है कि मनुष्य की विभिन्न जैविक क्रियाएं, मनुष्य की मतलब बहुत सारी ऐसी जैविक क्रियाएं होती हैं। औद्योगिक उत्पाद, ऑफकोर्स उद्योगों में हम लोग कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं, और विकास के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषक श्रेणी में आते हैं। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए कृषि है, उत्खनन है, बिजली का बनाना है, पशुपालन करना है, गाड़ियाँ चलाते हैं हम लोग, यातायात, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। गाड़ियाँ हो गई, पशुओं को पालना हो गया, ठीक है, बिजली बनाना, कृषि करना, ये सब कौन, प्रकृति खुद तो कृषि नहीं करती है ना, वो हम करते हैं, हम ह्यूमंस करते हैं। ठीक है, और क्या है, और उसके बाद है हमारा कि मनुष्यकृत कारकों में मनुष्य स्वयं, सिंपल सी बात है। एक तो उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें भी हैं, दूसरा उन्होंने बोला कि जो मनुष्य है ना वो खुद भी सबसे बड़ा प्रदूषक है। किस तरह से, वो है अपनी जनसंख्या की वजह से, क्योंकि देखो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही ज़्यादा हमें कृषि करनी पड़ेगी। यानी खाने की पीने की कमी तो नहीं कर सकते ना हम लोग, जितने लोग भी होंगे सबको खाना पीना तो खिलाना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है इसमें कि प्रदूषण चाहे, देखो उन्होंने बोला कि प्रदूषण चाहे हमारा नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनुष्य प्राकृतिक प्रदूषण को रोकने में समर्थ भले ना हो, लेकिन मनुष्यकृत प्रदूषण को अवश्य कम किया जा सकता है। इन्होंने बोला है कि देखो, जो पोल्यूशन चाहे हमारा नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, अब प्रकृति के द्वारा जो पोल्यूशन किया जाता है उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम जो मैन मेड पोल्यूशन जो हम बनाते हैं हम उसको तो जरूर रोक सकते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मैन मेड पोल्यूशन को हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, प्रकृति पे हमारा जोर नहीं है। प्रकृति अपनी मर्जी से जो भी गेम खेलती है, उसका मर्जी है वो गंदा करे, लेकिन हम उसको नहीं रोक सकते। लेकिन मैन मेड जो पोल्यूशन होता है ना, उसको तो हम कम कर ही सकते हैं। तो जितना आपसे हो सकता है, जितनी भी चीज़ें हैं आप करने की कोशिश करिए। अब इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे टाइप्स भी हमें इसमें देखने को मिल जाएंगे। देखो, इसमें अब जो तीसरा है वो है हमारा टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इसमें आपको सिर्फ 4-5 ही जो टाइप्स होते हैं वो देखने को मिले होंगे, जैसे मृदा हो गया, जल हो गया, वायु और ध्वनि। आपने सिर्फ इतने ही पॉल्यूशंस के बारे में आज तक पढ़ा होगा। ठीक है, ये 4 जो है इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन इससे नीचे भी हमारे 2 और पॉल्यूशन है जिनको कोई नहीं पढ़ाता है, और वो है हमारा सोशल पॉल्यूशन भी होता है और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन भी होता है। मुझे नहीं लगता कि आपने इससे पहले इन दोनों प्रदूषण के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में सुना भी होगा या फिर पढ़ा भी होगा। मैंने सिंपल सा बोला कि टॉपिक वही पुराना है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा डीप पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, इसलिए मैंने ब्लैक बोर्ड पे इस टॉपिक को नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पर आपको बताने में और सामने लिखा हुआ होने में आपको बहुत ही अच्छे से टॉपिक जो है वो कवर होएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एज अ PDF बना के आपको ये चीज़ प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मृदा यानी कि सॉइल या फिर लैंड जो पोल्यूशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि मृदा पर्यावरण यानी कि जो मिट्टी होती है ना, वो हमारे पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होती है, जो एक प्रकार से पृथ्वी की ऊपरी परत होती है। आपको पता है मिट्टी जो होती है वो हमारे ऊपर, लैंड जिसे बोलते हैं, जिस पे चलते हैं, खाते पीते उगाते हैं, ठीक है, वो हमारी मिट्टी होती है। मृदा में अनेक प्रकार के, आपको पता है जो मिट्टी होती है उसमें अनेक प्रकार के कार्बनिक भी होते हैं और अकार्बनिक भी पदार्थ हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो कृषि एवं वनस्पति के उगने हेतु मृदा में जब हम कृषि करते हैं या फिर जो भी वनस्पति का मतलब जो भी हमारी छोटी मोटी घास वगैरह जो उगनी जाती है फालतू में, जिसको हम उगाते भी नहीं है, उसको वनस्पति कहते हैं। तो इन्होंने बोला है कि कृषि और वनस्पति के उगने के लिए क्या है, मृदा में जो खनिज तत्व होते हैं, जो मृदा जैव होते हैं, जल होता है, मृदा घोल, ये सब बहुत ही ज़रूरी होते हैं। लेकिन भूरक्षण जो होता है मृदा को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो जिससे भूमि कटाव की समस्या होती है। आपने जो है मृदा अपरदन सुना होगा। मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग इंसान पेड़ों को बहुत ज़्यादा काट देते हैं ना, आपको पता है जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो पूरी मिट्टी में अंदर फैल जाती हैं, और वो मिट्टी को जब बाढ़ वगैरह आती है कुछ भी तो उसको बांध के रखती हैं। लेकिन जब हम पेड़ को ही काटते जाएंगे, उनको बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो पेड़ों में खुद ही जान नहीं होगी, तो मिट्टी आराम से बह जाएगी, तो उसको हम मृदा अपरदन कहते हैं। तो उसके आगे लिखा है कि उत्पन्न होती है जब भूमि का कटाव बढ़ जाता है तो भूमि कृषि योग्य नहीं रहती है। ऑफ कोर्स जब भूमि खुद ही पानी की तरफ बह जाएगी तो हम कृषि का किस पे करेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि, कृषि और औद्योगिक विकास से वायु एवं जल के साथ मिट्टी भी खराब होती है। भाई देखो, जनसंख्या से, कृषि से और औद्योगिक विकास से, इन तीनों को ही जो है बहुत ही गहरा नुकसान हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये जो मटेरियल है बीच का, ये भी आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं बिल्कुल नहीं कराने में इंटरेस्टेड हूँ, जो ज़रूरी है वही हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है कि भूमि प्रदूषण, यानी कि मृदा अपरदन की हम लोग मृदा पोल्यूशन की बात करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भूमि प्रदूषण के प्रमुख कारणों में, जैसे मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारी मिट्टी गंदी होती है तो किसी वजह से होती है, गंदगी की वजह से, कचरा जो डालते हैं, जो राख हम लोग डाल देते हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जो राख होती है वो मिट्टी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा राख अगर मिट्टी में डाल दोगे तो वो नुकसानदायक हमारे लिए साबित हो सकती है। जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं जैसे जलमल हो गया, जैसे हम लोग भी कहीं बाथरूम करने जाते हैं, कुछ लोग बाथरूम का इस्तेमाल नहीं करते हैं 2 नंबर जाने के लिए, वो बाहर ही जाना पसंद करते हैं, तो हमारे मल में बहुत ही कीटाणु विषाणु होते हैं जो मिट्टी को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, मृत पशु यानी मरे हुए पशु जो है वहीं सड़ जाते हैं, तो उनके अंदर जो कीड़े काड़े होते हैं वो भी मिट्टी में ही मिल जाते हैं, तो सारी मिट्टी हमारी ख़राब हो जाती है। औद्योगिक ठोस पदार्थ, कोई ऐसा पदार्थ जो कि बहुत ही ठोस होता है वो ज़मीन को वहीं पड़े पड़े ख़राब करता रहता है, वो पिघलता तो है नहीं, ज़मीन को और घेरता है और मिट्टी को ख़राब कर देता है।
ठीक है। और कृषि मतलब कि एग्रीकल्चर बेस्ड भी बहुत बहुत होता है। आपने देखा होगा बहुत सारा एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। जैसे आप कोई भी कृषि करते हो तो उसमें कितने सारे हम लोग रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, दवाइयों का प्रयोग करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो ये सब भी हमारी मिट्टी को बहुत ही बुरी तरह से ख़राब करते हैं। ठीक है। अब हम जो बात करते हैं वो है हमारा जल प्रदूषण के बारे में। ठीक है, वाटर पोल्यूशन के बारे में इसमें लिखा है प्राकृतिक जल में, मतलब ये बता रहे हैं कि हमारा वाटर पोल्यूशन क्या होता है। तो ये कह रहे हैं कि जब प्राकृतिक यानी कि जब नेचुरल वाटर में कुछ अवांछनीय बाह्य यानी बाहर के जब पदार्थ हमारे नेचुरल वाटर में मिल जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। जब उसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। और उससे क्या होता है कि ये जो पानी जिसमें हम लोग गलत चीज़ें गंदी चीज़ें मिली होती हैं, उस पानी को जब हम लोग पी लेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। और आपको भी पता है कि जो जल का प्रॉब्लम है वो तो ये विश्वव्यापी है, यानी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसके मुख्य कारण जनसंख्या है। यानी ये भी यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जल प्रदूषण होता है वो जनसंख्या की वजह से होता है, कृषि की वजह से होता है, हमारे औद्योगिकरण की वजह से होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे पानी को गंदा करती हैं। प्राय सभी देशों में औद्योगिक अपशिष्ट, और आपको पता है सभी देशों में क्या है, सभी देशों में हमारे उद्योग से जो भी कचरा निकलता है, जो गंदा पानी निकलता है, पानी में जाता है। नगर का जो कचरा होता है वो उसमें जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या हम लोग खुद करते हैं। नालियाँ जो बनाई गई हैं वो कहीं ना कहीं में एक बड़ा सा डैम कह रही हूँ कि बड़ा सा एक तालाब से बना देते हैं। तो वो तालाब में पानी रिस कर अपने आसपास की मिट्टी को भी पूरी तरह से खराब कर देता है। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है कि प्रदूषक पदार्थों की प्रकृति के आधार पर जल प्रदूषण की 4 श्रेणियाँ। देखिए, मैंने बोला था कि जो सब पॉइंट्स होते हैं उनके अंदर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको भी मैं आपको यहाँ पर कवर करवाऊंगी। ये है हमारा, इसकी बात करते हैं कि जो प्रदूषक पदार्थ हैं उनको, जैसे जल प्रदूषण है तो इसकी भी कुछ 4 श्रेणियां होती हैं। ठीक है, फिजिकल पोल्यूशन होता है, केमिकल पोल्यूशन होता है, साइकोलॉजिकल पोल्यूशन होता है, बायोटिक पोल्यूशन होता है। और इनके बारे में हमें एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़्यादा खास ज़रूरत मुझे लगता नहीं है। बस ये आपको 2 मार्क्स में जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, तो आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ठीक रहेगा। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो तो इनको ज़रूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि हमारे जो जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण के सभी स्रोतों को, यानी अब ये कह रहे हैं कि जब जल प्रदूषण होता है तो उसको हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक प्राकृतिक सोर्स होता है, एक हमारा मैन मेड सोर्स होता है। देखो, प्राकृतिक सोर्स की बात करें तो क्या होता है जल प्रदूषण में, हमारी मिट्टी खुद होती है, हमारे खनिज पदार्थ होते हैं, हमारे वनस्पति होते हैं, मरे हुए जो है मरे हुए पशुओं के जो शरीर होते हैं, जो मलमूत्र होता है, ये सब प्राकृतिक है। ठीक है, इसके अलावा जैसे धातुओं की बात करें, सीसा, पारा, ऑर्गेनिक, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये नेचुरल हैं। इसमें हमारे मनुष्य का कोई भी दोष नहीं है, या यूँ कहें कोई हाथ नहीं है। इसी तरह से निकल है, वेरियम है, कोबाल्ट है, टिन है, ये सब भी कुछ चीज़ें हैं, ये हमारी नेचुरल हैं। ठीक है, ये आपको पता है नेचुरल है। ये कुछ प्राकृतिक रूप से चीज़ें हैं जो हमारे उसको ख़राब करती हैं। लेकिन अगर हम मैन मेड की बात करें कि जल के प्राकृतिक स्रोतों के साथ क्या है, अब हम मैन मेड की बात करते हैं कि मनुष्य किस तरह से पानी को ख़राब करता है। सबसे पहले है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, नगर बन रहे हैं, उद्योग बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें तो क्या है, मलमूत्र हो गया, कचरा हो गया, वाहित मल हो गया। ठीक है, कृषि वही स्राव हो गया, हमारा टर्मिनल पोल्यूशन हो जाता है, तैलीय प्रदूषण हो जाता है, रेडियोधर्मी ये कुछ प्रदूषण हो जाता है। ये सब चीज़ें मैन मेड हैं जो कि हमारे प्रदूषण को खराब करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है हमारा एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। एयर पोल्यूशन में ज़्यादा कुछ नहीं है आपको करने के लिए, जो ज़रूरी है वही चीज़ करवाऊंगी मैं। तो पहले इसने लिखा है कि हम वायु प्रदूषण की बात करें तो ये है कि यह समस्या मनुष्य की सभ्यता के, मतलब ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने क्या बोला है ना कि जो एयर पोल्यूशन है ना वो हमारी सभ्यता बहुत ही पहले से ही एयर पोल्यूशन हमारा होता आया है। क्यों होता है, उन्होंने कहा है कि लगभग 10,000 वर्ष पहले मनुष्य ने क्या किया था। मतलब ये कह रहे हैं कि जो वायु प्रदूषण होता है ना वो अभी से ही शुरू नहीं हुआ है, जब से हमारी मानव सभ्यता शुरू हुई है। यानी बहुत साल पहले से भी मनुष्य क्या करता था पहले कि जंगलों में आग लगाकर भूमि साफ कर देता था, तब वो उसमें कृषि करने का काम करता था। तो उस टाइम कितने भारी भरकम इलाके में वो आग लगाते थे, तो जितनी आग लगाएंगे उतना ही हमारा धुआं भी उठेगा। तो मतलब सिंपल सी ये बात कह रहे हैं कि ये जो पोल्यूशन है वो आज के टाइम पे नहीं हुआ है, वायु प्रदूषण ये हमारा बहुत टाइम पहले से ही शुरू हो गया था। उसके बाद देखो इसमें एक और अच्छी बात है कि जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, देखो भाई
विश्व, ठीक है, लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसके बारे में बातचीत कर रहा है। वो कहते हैं कि मनुष्य द्वारा संपन्न क्रियाओं के द्वारा वायु में उन पदार्थों का पर्याप्त संकेंद्रण है जो स्वास्थ्य, वनस्पति संपत्ति, इन सब चीज़ों के लिए खराब होता है। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। वो है हमारा कि जो वायु प्रदूषण होता है उसको हम 3 प्रकार में आराम से बांट सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला जो प्रकार है वो है हमारा इंडिविजुअल एयर पोल्यूशन। अब देखो, आपने ये टाइप भी मुझे नहीं लगता कि पहले कभी सुने भी होंगे कि वायु प्रदूषण में ये टाइप भी होते हैं। ये जब आप बड़ी क्लास में अब जो मुझे लगता है जो बच्चे देख रहे हैं बड़ी क्लास के ही होंगे, तो उनके लिए ज़रूरी है ये नोट्स। जितना डीप आप लिखने की कोशिश करोगे उतना ही नंबर आपको बहुत ही बेहतरीन मिल पाएंगे। तो हमारा इसमें आता है इंडिविजुअल एयर पोल्यूशन। तो इसमें लिखा है धूल है, धुआं है, गैस है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये वायु प्रदूषण को करती हैं, और जिसका प्रयोग मनुष्य खाना पकाने के लिए, धूम्रपान करने के लिए और अन्य क्रियाओं के लिए करता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो वो हमारा आ जाता है इसमें वोकेशनल एयर पोल्यूशन। वोकेशनल का मतलब होता है कि व्यवसाय, यानी व्यावसायिक और तकनीकी क्रियाओं से उत्पन्न जो होता है उसको हम लोग व्यावसायिक प्रदूषण कहते हैं, और ये कई प्रकार की गैसें वायुमंडल में इसमें से घुल जाती हैं। नेक्स्ट की बात करें तो वो हमारा आ जाता है इसमें, उसको कम्युनिटी एयर पोल्यूशन भी कहते हैं। कम्युनिटी में इसने बोला कि जब सामुदायिक रूप से मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, ये सारे क्या करते हैं, इन सब का जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो इसे समुद्र, ठीक है, तो इसे इनका जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये सब चीज़ इसमें कर सकते हो, ज़्यादा डीप मत कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वो हमारा नॉइस पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में बातचीत करते हैं। इन्होंने लिखा है कि ध्वनि प्रदूषण का कारण, मतलब ये कह रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण का कारण मनुष्य द्वारा यांत्रिक विकास है। देखो, ध्वनि प्रदूषण में आपने देखा हो कितने हॉर्न वगैरह बजाते रहते हैं हम लोग, कितने बड़ी बड़ी शिपें वगैरह पानी में चलती हैं तो वो उनकी आवाज़ कितनी होती है, हेलीकॉप्टर की आवाज़ अब दूर से ही समझ में सकते हो कहाँ से हेलीकॉप्टर आ रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारी ध्वनि को ख़राब करती हैं। देखो जैसे रेडियो है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, हमारा रेडियो है, टेलीविज़न है, लाउड स्पीकर है, सिनेमा है, पटाखे हैं, बैंड बाजे हैं, मोटर है, वाहन है, हवाई जहाज़ से उत्पन्न वाली, मैंने बोला हवाई जहाज़ से कितनी तेज़ आवाज़ आती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारी ध्वनि को ख़राब करती हैं। और आपको भी पता है इस बात का कि ध्वनि प्रदूषण का मानवीय स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें एक आंकड़ा भी दिया गया है। आंकड़ा ये है कि जो अलेक्जेंडर ग्राहम वॉल्स जो थे, उन्होंने एक डेसिमल तैयार किया था जिसमें उन्होंने ध्वनि मापक यंत्र तैयार किया था। उन्होंने बोला कि एक सामान्य, देखो इसने बोला कि नॉर्मल रूप से 10 से 12 डेसिमल के मध्य, मतलब इन्होंने बोला कि एक जो मनुष्य होता है ना, वो कम से कम 10 से 12 डेसिमल के बीच जो आवाज़ है उसको तो सहन कर सकता है, सुन सकता है, ठीक है। लेकिन जब ये आवाज़ 10 से 12 डेसिमल के ऊपर से ज़्यादा हो जाती है तो हम कान से बहरे भी हो सकते हैं और हम उस आवाज़ को सुन नहीं सकते। आपने देखा होगा जब भी आप कोई पतली आवाज़ सुनते हो तो आप सुन नहीं पाते हो, क्योंकि वो आपके डेसिमल से ओवर चली जाती है। इससे हमारे कान से खून भी लगने लग जाता है और हमको चक्कर भी आने लग जाते हैं और हम कई बार बहरे भी हो जाते हैं। तो ये ध्वनि प्रदूषण का आंकड़ा भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि आपने सामाजिक पोल्यूशन के बारे में तो कभी सुना ही नहीं होगा। अब हम सामाजिक पोल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये वाला जो मटेरियल है हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। सीधा इस टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है कि वस्तुतः सामाजिक प्रदूषण वह स्थिति है, ध्यान से सुनिएगा, पहले आपने नहीं पढ़ा होगा। तो लिखा है कि वस्तुतः सामाजिक प्रदूषण वह स्थिति है जब सामाजिक पर्यावरण का व्यक्ति और समाज पर अस्वस्थ प्रभाव पड़ता है। इन्होंने बोला है कि सामाजिक प्रदूषण के पीछे बहुत सारे अनेक कारकों का हाथ होता है। सामाजिक प्रदूषण के कारणों में अब ये बता रहे हैं कि सामाजिक प्रदूषण के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं। सामाजिक प्रदूषण के पीछे जैसे हमारा ये आता है, नियम विहीनता आ जाती है, विचलन होता है, सामाजिक यानी कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन भी इसी में आ जाता है। तो उन्होंने बोला है कि समाज में उत्पन्न इस स्थिति के पीछे, यानी कि जब हमारा सामाजिक प्रदूषण होता है तो इसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं। जनसंख्या होती है, गरीबी होती है, जाति वर्ग होता है, सामाजिक आर्थिक भेदभाव होता है, अशिक्षा होती है, सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं, दुराचार होता है, उपभोक्तावादी जीवन मूल्य, ये सब चीज़ें ऐसे कारण हैं जो कि हमारे सामाजिक प्रदूषण के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। ठीक है, सामाजिक प्रदूषण समाज की अस्थिरता का एक परिणाम होते हैं। और आपने देखा होगा कि जब सामाजिक प्रदूषण होता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे
इसमें हमारे जीवन की गुणवत्ता जो है वो ख़राब हो जाती है। अपराध बढ़ते हैं, बाल अपराध बढ़ते हैं, हम लोग बीड़ी वगैरह पीना शुरू कर देते हैं, जुआ खेलते हैं, प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं, ठीक है, बीमारियां हो जाती हैं, गरीबी, सामाजिक हिंसा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये हमारे सामाजिक प्रदूषण की वजह से हो जाती हैं। ऊपर मैंने बताया कि उसमें कौन कौन से कारण होते हैं, और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो है कि हमारे सामाजिक प्रदूषण से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो वो हमारा पोल्यूशन आता है नेक्स्ट, चुंबकीय, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ठीक है, मैग्नेटिक पोल्यूशन की बात भी करते हैं। इसमें भी इन्होंने कुछ नॉर्मल चीज़ें उन्होंने बोला है कि वर्तमान सभ्यता, आपको पता है कि आज के टाइम की जो चीज़ें चल रहा है, हमारा आज का युग जो चल रहा है वो बहुत ही मनुष्य से मशीनों से भरा हुआ है। और हम अपने ज़िंदगी भर में जितने भी चीज़ें जीते हैं उसमें बहुत सारी मशीनों का प्रयोग होता है। आप पंखा है, टीवी है, फ्रिज है, कोई भी चीज़ आप घर में इस्तेमाल करते हो वो सारी मशीनें ही तो हैं, ठीक है, इनका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। आपने 2.0 जो फिल्म देखी होगी अक्षय कुमार की, रोबोट वाली, तो उसमें भी उन्होंने चुंबकीय जो तरंगें होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं, उनके बारे में ही फिल्म बनाई है। उन्होंने बोला कि मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कुछ ऐसी तरंगें उत्पन्न होती हैं जो पक्षी होते हैं उनके लिए सही नहीं होती हैं, क्योंकि वो अंदर इतनी कुछ वाइब्रेशन होती है कि वो उड़ते हुए फट जाते हैं और नीचे मर जाते हैं, ठीक है। तो यही उन्होंने बोले हैं। तो यही ये बात भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जो हमारे पर्यावरण को खराब करती हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आने वाले जीवधारियों, जो भी है, सिंपल सी बात है कि जो भी जीव होते हैं, जो भी चीज़ें जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आ जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए इसने बोल के रखा है कि मिस्का, टीवी, रेडियो, सेलुलर, जैसे इसने बोल के रखा है हमारी टीवी भी होती है, रेडियो भी होता है, हमारे फ़ोन भी होते हैं, हमारे विद्युत उपकरण भी होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये हमारी चुंबकीय तरंगें जो होती हैं ना उनको छोड़ती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे लिए छोड़कर जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे देखो यहाँ पर इसमें लिखा है उन्होंने कि जो सेलुलर फ़ोन होते हैं ना, उनसे कैंसर बढ़ने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। जो हमारे माइक्रो ओवन्स होते हैं, जिनको ओवन्स का प्रयोग तो आप कुछ लोग ही हो जो अवन में खाना पकाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये गर्भ में भ्रूण तक मरने की संभावना बढ़ाई जा सकती है। हृदय रोगियों के पेस मेकर भी, मतलब हमारे जो विद्युत चुंबकीय होती हैं उनसे इतनी सारी प्रॉब्लम होती हैं। हमारा टीवी है, हमारा रेडियो है, हमारा फ़ोन है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें छोड़ती हैं, जिससे देखो कैंसर होता है, जिससे बच्चा जो होता है माँ के पेट में ऑटोमेटिकली ही मरने का वो है, हमारे हृदय से रिलेटिव बीमारियाँ हो जाती हैं। तो कितनी सारी चीज़ें आपको मैंने इस टॉपिक में कवर करवाई हैं। बस सिंपल सी बात है कि ये जो टॉपिक है हमारा पूरी तरह से कवर हो चुका है। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि जितना कम पोल्यूशन कर सकते हो उतना कम कीजिए। लोग तो मुझे नहीं लगता समझेंगे, लेकिन आप खुद समझ के हो तो आप अपनी तरफ से तो कम से कम पूरी कोशिश कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि दूसरों को समझाइए वगैरह वगैरह, मुझे लगता नहीं लोग सुनने वाले हैं, लेकिन आप समझ चुके हो तो आप जितना अपने हिसाब से 1% भी कम करने में हेल्प कर सकते हो पोल्यूशन को, तो ज़रूर कीजिए। वीडियो कैसे अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक का बटन जरूर दबा के जाइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सोशोलॉजी के हो गया, पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, हिंदी व्याकरण हो गया, उसकी वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, करती भी रहती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने किसी भी ग्रुप में जाकर जो है इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।